नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं छायावाद और छायावाद में हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में जयशंकर प्रसाद को पढ़ लिया था। आज इस क्लास में हम लोग छायावाद के एक और बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करने वाले हैं। आपने निराला को इससे पहले भी पढ़ा होगा, आपने निराला को इससे पहले कई किताबों से पढ़ा होगा, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि अगर आप ये निराला की क्लास मुझसे पढ़ते हैं तो आप आज निराला के बारे में बहुत सारे नए तथ्यों से परिचित होंगे, बहुत सारी नई जानकारियों से रूबरू होंगे और परीक्षा की दृष्टि से आप बहुत सारा उपयोगी कंटेंट पा सकेंगे। तो शुरू करते हैं निराला का जीवन वृत्त और इनका साहित्यिक परिचय, जो कि अपने आप में भी एक संघर्ष गाथा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि निराला का जन्म कब हुआ। तो निराला के जन्म के बारे में विद्वानों के मत एक नहीं है। कई विद्वान कई वर्षों को इनके जन्म वर्ष बताते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत इस समय है कि निराला का जन्म हुआ था 1896 में। निराला स्वयं अपना जन्मदिन 21 फरवरी को मनाया करते थे और इनका जन्म जो हुआ था वो बसंत पंचमी के दिन हुआ था। बच्चन जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं तो निराला का जन्म 1899 मानते हैं और निराला का निधन मानते हैं 1961 में हुआ था। नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में निराला का जन्म 1897 ठहराते हैं और इनका निधन 1962 ठहराते हैं। तो ये जो है इनके जन्म के बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हो गए। निराला का जन्म जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, महिसादल रियासत में, और जिला था मेदिनीपुर। दरअसल निराला के जो पिताजी थे राम सहाय, वो मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे। उन्नाव में गढ़ाकोल गांव के रहने वाले थे और ये जो है बंगाल की जो रियासत थी महिसादल रियासत, उसमें सिपाही थे। इसीलिए अपने निराला का जन्म बंगाल में महिसादल रियासत में मेदिनीपुर में होता है। तो ये बात समझ में आई। निराला की पत्नी का नाम था मनोहरा देवी और अपना ये आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद को मानते थे। निराला के कुछ उपनाम हैं जिन पे एक नजर डाल ली जाए। निराला का बचपन का नाम तो था सूर्य कुमार, जिसको इन्होंने बाद में बदलकर सूर्य कुमार से सूर्यकांत कर लिया था। निराला को जो है बसंत का अग्रदूत कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, निराला को नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। निराला को ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है। गंगा प्रसाद ने इनकी जीवनी महाप्राण नाम से लिखी थी। गंगा प्रसाद ने निराला की जीवनी महाप्राण नाम से लिखी थी, तभी से हिंदी साहित्य में ये महाप्राण नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कारण ये भी बताया जाता है कि निराला ने अपने साहित्य में, अपने लेखन में महाप्राण वर्णों का प्रयोग अत्यधिक किया, इसीलिए निराला महाप्राण नाम से प्रसिद्ध हुए। जो भी रहा हो, लेकिन गंगा प्रसाद ने जब से इनकी जीवनी महाप्राण से लिखी, तब से ये जो है महाप्राण के नाम से हिंदी में प्रसिद्ध हुए। कृष्णदेव झारी ने जो है इनको छायावाद का रुद्र कहा। जैसे कृष्णदेव झारी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा, पंत को छायावाद का विष्णु कहा, उसी तरीके से इनको उन्होंने छायावाद का रुद्र कहा है। मुक्त छंद के जो है ये प्रवर्तक थे, जो कि हम सबको पता है। और एक चीज और आप जान लें कि मुक्त छंद को रबड़ छंद या फिर केचुआ छंद भी कहकर पुकारा जाता है। हालांकि अभी ये जो है चीजें हम थोड़ा सा जब इनके जीवन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझेंगे। आगे जो है इनको हिंदी का सबसे बड़ा प्रयोगवादी मानते हैं। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें कि निराला को कौन सबसे बड़ा प्रयोगवादी मानता है। तो अज्ञे इनको सबसे बड़ा प्रयोगवादी मानते हैं और इनको अतीन्द्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है, निराला को अतीन्द्रिय बोध का कवि कहा जाता है, वहीं पर मुक्ति बोध को तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो ये अंतर आपको स्पष्ट होगा, मेरा ये मानना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। तो बात हो रही है रचनाओं की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने कौन सी पहली रचना लिखी थी।
तो निराला स्वयं तो बताते हैं कि भैया मैंने 1916 में जूही की कली नाम की पहली रचना लिखी थी। लेकिन जो इनके परम भक्त हैं रामविलास शर्मा, ये बताते हैं कि निराला की जो पहली कविता थी वो भारत माता की जय थी, जिसको इन्होंने 1920 में लिखा था। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। निराला अपनी कविता जूही की कली को प्रथम मानते हैं, वही रामविलास शर्मा कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुमने जूही की नहीं कली नहीं लिखी, तुमने तो भारत माता की जय पहली कविता लिखी। अब जो भी रहा हो, ये रामविलास शर्मा मानते हैं। रामविलास शर्मा निराला के बहुत बड़े फैन थे। निराला की अगर कभी कोई आलोचना कर देता था तो उसको निराला से बाद में निपटना पड़ता था, पहले निपटना पड़ता था रामविलास शर्मा ने। आपको ये पता होगा कि रामविलास शर्मा ने निराला की एक जीवनी भी लिखी थी। निराला की साहित्य साधना कब लिखी थी? 1969 में लिखी थी, और जिसको उसके एक साल बाद 1970 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। एक बार आप जो है रचना का वर्ष देख लेना। बात चल रही है रामविलास शर्मा की, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है निराला के बारे में, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। रामविलास शर्मा कहते हैं कि जीवन दृष्टा अनेक हुए, जीवन से निराश होकर मृत्यु को आमंत्रण करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वरण करने जो 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 मृत्यु का सामना करके मृत्यु का वरण करते हैं, उन विरले साधकों में निराला है। तो ये जो है निराला के बारे में रामविलास शर्मा ने लिखा, हो सकता है आपसे पूछ ही लिया जाए। निराला की जो है कुछ लंबी कविताएं हैं, जैसे सरोज स्मृति है, जिसका रचना काल है 1935, और ये जो है अनामिका, इनका जो काव्य संग्रह है अनामिका, इसमें संग्रहित है। लेकिन अनामिका के दूसरे संस्करण में, अनामिका का जो पहला संस्करण आया था वो 1923 में आया था। उसके बाद कुछ और नई कविताएं जोड़ी गईं, और अनामिका का दूसरा संस्करण प्रकाश में आता है साल 1938 में। तो ये जो सरोज स्मृति है, जिसका रचना काल 1935 में इनके द्वारा हुआ, ये इनका जो अनामिका कविता संग्रह था, इसके दूसरे भाग में संग्रहित है, क्योंकि पहले भाग में तो संग्रहित होने का कोई मतलब ही नहीं है। 1935 में ये लिखी जाती है, और निराला का अनामिका जो कि इनका पहला काव्य संग्रह है, उसका प्रथम संस्करण 1923 में ही आ जाता है, तो कोई मतलब नहीं बनता। राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी गई, ये भी जो है अनामिका के दूसरे संस्करण में है। ठीक भैया। इनकी जो तुलसी माफ करें, इनकी जो तुलसीदास रचना है वो 1938 में है। ये भी एक इनकी लंबी कविता है, इसको कुछ लोग हालांकि खंड काव्य भी मानते हैं। कुकुरमुत्ता 1942 में है। पहली बार जो है ये हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है, और इसका जो संशोधित संस्करण आता है वो 1948 में आता है। इनकी बादल राग एक लंबी कविता है, एक कविता इनकी छूट गई। इनकी यमुना के प्रति भी एक लंबी कविता है, यमुना के प्रति भी इनकी एक लंबी कविता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके काव्य संकलन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनका पहला काव्य संकलन कौन था, तो इनका कौन सा था? तो इनका पहला काव्य संकलन था अनामिका, जो हम लोगों ने अभी देखा, और जिसका संशोधित संस्करण 1948 में प्रकाशित होता है। तो याद रह जाएगा, निराला का पहला काव्य संकलन अनामिका। दूसरा जो इनका काव्य संकलन है वो परिमल है, जिसका प्रकाशन होता है 1930 ईस्वी में, याद रहेगा। और इसका संस्करण संशोधित होके 6 साल बाद 1936 में प्रकाशित होता है। तो अनामिका 1923, परिमल 1930। गीतिका जो है 1936 में प्रकाशित होता है। गीतिका के बारे में विशेष क्या है कि जो निराला की बहुत ज़्यादा चर्चित महत्वपूर्ण सरस्वती वंदना है, वरदे वीणा वादिनी वरदे, ये जो है गीतिका के संग्रह में, इनके काव्य संग्रह में संग्रहित है। और विशेष बात ये भी है कि इसकी भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। तो 3 इनके जो है कविता संग्रह हो गए, अनामिका 1923, परिमल 1930 और गीतिका 1936, याद कर लेंगे। अड़िमा 1943 में है, अर्चना 1950 में है। बेला, इन्होंने जो है हाथ आजमाया था थोड़ा बहुत गजलें लिखने पे, तो हालांकि जो है
ये उसमें प्रसिद्ध नहीं हुए, गजलों के क्षेत्र में प्रसिद्धि नहीं पाई, लेकिन जो है कुछ गजलें हैं जो बेला नाम के इनके संग्रह में संग्रहित हैं, जो कि 1946 में आया। 1946 में इनका एक और काव्य संग्रह आया जिसका नाम है नए पत्ते, जो दलितों की पीड़ा और हीन दशा का वर्णन अपने में समेटे हुए हैं। तो 1946 में ये दो याद रखने हैं, बेला और नए पत्ते। आराधना है 1953 में, तो याद हो गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इनका जो गीत कुंज है वो 1954 में है, जिसका संशोधित संस्करण 1959 में आता है। सांध्य कांकली इनका जो है 1969 में है, और ये जो है इनका अंतिम काव्य संकलन है। राग विराग प्रकाशित होता है 1996 में, लेकिन तब तक निराला की देह गुजर चुकी होती है। तो ये जो है उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके कहानी संग्रह की। तो इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे लिली का प्रकाशन 1933 में है। सखी के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि 1935 में इसका प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था, लेकिन 1945 में इसका शीर्षक चेंज करके जो है चतुरी चमार कर दिया गया था। तो ये आप लोग याद रखें। सुकुल की बीबी 1941 में है और देवी 1943 में है। कहानी संग्रह आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ना आपसे उपन्यास ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों में निराला का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा योगदान, या निराला ने बहुत क्रांतिकारी काम नहीं किया। दरअसल निराला एक कवि थे, तो निराला के बारे में अगर प्रश्न आता है तो ज़्यादा संभावनाएं हैं कि निराला के कविता संग्रह, निराला की कविताओं से ही पूछा जाए। हालांकि पढ़ना हमको सब है, तो पढ़ लेते हैं। तो इनका उपन्यास जो पहला है वो अप्सरा है 1931 में, 33 में अलका है, प्रभावती 36 में है, निरूपमा 36 में ही है, चमेली 1941 में है, चोटी की पकड़ है, और काले कारनामे तथा इंदुलेखा, ये दो उपन्यास इनके अपूर्ण उपन्यास हैं। इनको लिख रहे थे, इनको ये पूरा नहीं कर सके थे। बात कर लेते हैं इनके कुछ रेखा चित्रों की। तो कुल्ली भाट इनका एक रेखा चित्र है जिसका प्रकाशन होता है 1941 में, और बिल्ले सुर बकरिया का प्रकाशन होता है 1941 में। दोनों का प्रकाशन 1941 में होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है। निबंध संग्रह हैं इनके, जैसे प्रबंध पदम है 1934 में, प्रबंध प्रतिमा है 1940 में, और चाबुक है 1951 में। तो चाबुक को थोड़ा सा आप जो है ख्याल में रखें, और इसका रचना काल भी आप अपने ख्याल में रखें। इनकी जो कुछ समीक्षात्मक रचनाएं हैं, जैसे रविंद्र कविता कानन इंपॉर्टेंट है, और पंत और पल्लव 1949 ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हो गई। बात कर लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से संपादन कार्य किए, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं में काम किए। तो पहली पत्रिका जो रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित होती थी, पत्रिका का नाम था समन्वय। तो पहली बार ये जो है समन्वय के संपादक मंडल में रहे, एक बात हो गई। उसके बाद 1923 में ये जो है मतवाला के संपादक मंडल में भी रहे, दो बातें हो गई। ठीक है। लखनऊ में जब इनकी गंगा पुस्तक मेला में नियुक्ति हुई, तो वहां से जो एक पत्रिका उस संस्था से प्रकाशित होती थी, मासिक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम था सुधा, उसमें भी ये जो है कविताएं, लेख आदि लिखा करते थे, तो उससे भी संबद्ध रहे। तीन बातें हो गई। तो निराला से जुड़ी आपको तीन बातें याद रखनी है। पहला, इन्होंने समन्वय में काम किया, दूसरा इन्होंने मतवाला में काम किया, और तीसरा ये सुधा नाम की पत्रिका से भी जुड़े रहे। मतवाला का जो मोटो था वो निराला ने ही लिखा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। निराला का मोटो था कि अमी गरल सस सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा यह मतवाला। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निराला के किस पत्र का मोटो है और इसको किसने लिखा था। तो ये दो चीजें आप लोग याद रखें। कुछ इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं वो बात कर लेते हैं। परिमल, जो इनका 1930 में संकलन प्रकाशित होता है, इसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, कविताएं हैं। तो इसमें विधवा है, भिक्षुक है, आदिवासी है, बहू है, और जूही की कली इनके इसी
संग्रह में है, बादल राग है, पंचवटी प्रसंग है और सांध्य सुंदरी है। बात कर लेते हैं कि अनामिका में कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सरोज स्मृति है, सच है, राम की शक्ति पूजा है। तो ये दो रचनाएं आप तो बिल्कुल याद रखें कि सरोज स्मृति कहाँ पर है और राम की शक्ति पूजा इनके किस काव्य संग्रह में है। ये भूलने जैसी चीज है नहीं। पूजा तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर इनका जो है इसी संग्रह में है। प्रेसी है, रेखा है, सम्राट है और एडवर्ड के प्रति है। सरोज स्मृति जो है इनका जो शोक गीत है वो हिंदी का पहला शोक गीत है। ये चीज आपको याद रहेगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का पहला शोक गीत कौन सा है तो आपको बताना है, आपको पहले से ही हालांकि पता होगा, सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत है और निराला ने इसको अपनी प्रिय पुत्री सरोज के निधन पे लिखा था। और सरोज का निधन मात्र 19 वर्ष की आयु में हो गया था तपेदिक रोग से। तो सरोज का तर्पण करने के लिए निराला ने जो है ये गीत लिखा था, जिसे हिंदी के पहले शोक गीत का गौरव प्राप्त हुआ। कुकुरमुत्ता जो इनकी जो कविता है इसमें पूंजीपति और शोषक वर्ग पे तीव्र व्यंग है। और इसमें जो ये कुकुरमुत्ता है ये शोषित वर्ग का जो है, शोषक वर्ग का जो है, इसका शोषण होता है, शोषित वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता को प्रभाकर माचवे निराला का प्रस्थान बिंदु मानते हैं, वहीं पर नंद किशोर इनको जो है संपूर्ण हिंदी का प्रस्थान बिंदु मानते हैं। इनकी जो कविता है तुलसीदास वो 101 छंदों में रचित जागरण की कविता है। रामविलास शर्मा जो है इसे खंड काव्य मानते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ से याद रखें कि इसको खंड काव्य मानने वाले विद्वान कौन है, तो रामविलास शर्मा है, याद रहेगा। राम की जो शक्ति पूजा है वो बंगला भाषा की कृतिवास रामायण पर आधारित है। बादल राग एक प्रतीकात्मक कविता है जो 6 खंडों में विभक्त है, जिसमें बादल क्रांतिकारी का प्रतीक है। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। जैसे मनुष्य अपने कर्म बंधन से छुटकारा पाता है तब माना जाता है कि उसकी मुक्ति हुई, उसी तरीके से जब कविता छंदों के बंधन से मुक्त होती है तो माना जाता है कि कविता भी मुक्त हुई। तो ये आपको याद रखना है कि निराला ने ये किसकी भूमिका में लिखा था, तो परिमल की भूमिका में लिखा था। और ये तो अपने आप में एक कथन है जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है। मुक्त छंद जो है समूचे स्वच्छंदतावादी युग की आत्मा है। बच्चन सिंह का जो है ये कथन है, जिसको भी आप लोग याद रखें। निराला ने हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। मुक्त छंद को रबर या फिर केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी माना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखें। तो ये जो है निराला के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि निराला का जीवन अपने आप में संघर्ष गाथा रहा। निराला ने बहुत ज़्यादा विरोध झेला लोगों का, वो चाहे पारिवारिक विरोध हो या फिर सामाजिक विरोध हो। पहली चीज, निराला ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मृत्यु का तांडव देखा। 3 वर्ष की अवस्था में माँ मर जाती है, 22 वर्ष की अवस्था में पिता का साया हट जाता है, फिर पत्नी का देहांत हो जाता है, फिर उसके बाद पुत्री का देहांत हो जाता है, आसरा बसता है चाचा चाची का, उनका भी देहांत हो जाता है। तो निराला ने एक तरीके से अपने जीवन में पूरा मृत्यु का तांडव देखा था। इसीलिए जो है निराला अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे आते आते मानसिक तौर पे थोड़ा सा विक्षिप्त हो गए थे। निराला जो है एक जो है अज्ञेय का निबंध है। अज्ञेय जो है जब जाते हैं निराला से मिलने तो उनके साथ शिवमंगल सिंह सुमन भी जाते हैं। तो शिवमंगल सिंह जो है अचानक पूछ देते हैं कि और निराला जी बताएं आप कैसे हैं। तो वो अक्सर कहा करते थे कौन निराला, निराला इज डेड, निराला तो मर चुका है। उनकी जो कविता है आप जो है देख सकते हैं किस तरीके से कविताएं वो आखिरी में करते हैं कि मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की शांति वेला, पार करने थे जो नदी झरने, इस तरीके की कविता है कि पार करने थे जो नदी झरने, हालांकि इस तरीके की कोई कविता है। निराला को अपने जीवन में विरोध भी बहुत मिला। निराला ने जब मुक्त छंद कविताओं में लिखना प्रारंभ किया, दरअसल आप जब
लीक से हटते हैं तो आपको विरोध स्वाभाविक तौर पे मिलता है। इस समाज ने, इस दुनिया ने आपके लिए कुछ लीक जो है बना के रखी हैं, सेट करके रखी हैं। अगर आप उन लीकों पे चलते हैं तब तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सब ठीक ठीक है। लेकिन अगर आप लीक से जरा इधर उधर हटे तब तो आपको जो है बहुत विरोधों का, बहुत व्याघातों का सामना करना पड़ सकता है। निराला ने अपने जीवन में यही झेला। नागार्जुन निराला के बारे में लिखते भी हैं कि बाल झबरे, दृष्टि पैनी, फटी लूंगी नग्न तन, किंतु अंतर्दीप था, आकाश था उन्मुक्त मन, आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मर जाने दिया, रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। तो निराला का जो है अपने लेखन के दौर में काफ़ी विरोध रहा। आलोचकों ने भी निराला का बहुत ज़्यादा विरोध किया। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक संघर्ष। पूरा जीवन जो है अब निराला अपने जीवन के बारे में आर्थिक संघर्ष झेलते रहे। सरोज स्मृति नाम की कविता में वे लिखते भी हैं कि क्या कहूँ जो जीवन की कथा रही, क्या कहूँ दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। इस तरीके से उस कविता में लाइनें आती हैं। तो इस तरीके का निराला का जीवन था, जो अपना जीवन अभावों में जीते रहे, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत दिया, हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा समृद्ध किया। हालांकि ये थी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद